हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर एंड स्टडी चैनल। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं चीन में साम्यवाद का उत्थान कैसे हुआ, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ और उसका प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को टॉपिक लिख दे रहा हूँ, चीन में साम्यवाद का उदय एवं विकास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। क्योंकि दोस्तों साम्यवाद से तो आप सभी परिचित ही होंगे। साम्यवाद आजकल भी बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पार्टी रहा है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी। जैसा कि आप लोग बिहार विधानसभा के चुनाव में देखें कि अब की बार साम्यवादी पार्टी का स्थिति जो है वह कुछ अच्छी रही है। ठीक है, तो इसके तह में जाकर के यदि हम लोग इसके उदय के विषय में देखने के प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से चीन में साम्यवाद का उदय हुआ, ठीक है, और वह चीन ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में एक अलग ही छवि के साथ उभरा और उन जगह आज भी एक मजबूत स्थिति धारण किए हुए है। ठीक, तो उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों भले ही साम्यवाद शब्द आप लोग सुनते होंगे, मगर हम लोगों को इससे संबंधित इसकी पृष्ठभूमि को बताने वाला कोई उचित साधन नहीं मिल पाता है, कोई उचित हमें यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग इससे वंचित रह जाते हैं और इसके तथ्यों को समझने में गलती कर देते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। भले ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसे देखने का प्रयास नहीं करेंगे, परंतु जो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसे हम लोग अवश्य देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह जो क्लास आप लोग ले रहे हैं अभी, यह पॉलिटी का नहीं है बल्कि हिस्ट्री का है। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्लास में आप लोग इसके हिस्टोरिकल जो घटनाएं हैं उसी को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं साम्यवाद किसके विषय में, तो चीन के विषय में। ठीक है, किसके विषय में, तो चीन के विषय में। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि चीन में जब साम्यवाद का उदय हुआ तो आखिर उदय जो हुआ साम्यवाद का वह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ठीक, यानी जरूर कोई ऐसे पृष्ठभूमि बनी होगी जिसने चीन में साम्यवाद के उदय को प्रोत्साहित किया होगा। ठीक है, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे साथ कोई भी टॉपिक को क्लियर किए होंगे तो उसमें आप लोग यही देखे होंगे कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को बताता हूं, ताकि आप लोग दोबारा उस चीज को भूले नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भले ही आप लोगों को वीडियो क्वालिटी खराब मिल सकती है, परंतु आप लोगों को स्टडी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यदि चीन की बात करें तो हम लोग यह पाते हैं कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? चीनी क्रांति। अब देखिए दोस्तों, यह जो चीनी क्रांति हुई थी यह किसके नेतृत्व में हुई थी? तो डॉक्टर सन्यात सेन। ठीक है, डॉक्टर सन्यात सेन, यह वही सन्यात सेन है जिसे चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे हमारे भारत देश का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में भी डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करते हैं चीनी क्रांति की तो वह 1911 ईस्वी में हुई थी और किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में। ओके, अब देखते हैं यह जो डॉक्टर सन्यात सेन थे, इनके व्यक्तिगत जीवनी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, परंतु इसमें हम लोग यह देखते हैं कि 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, जिसका नाम था तुंग मेंग होई। ठीक है, तुंग मेंग होई। ठीक, ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा नाम आप लोगों को अटपटा लगेंगे लेकिन यह है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यदि आप लोग यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं या आप लोग पीसीएस के स्टूडेंट है, ठीक है, और आप लोग को मेंस लिखना है तो उसमें तो ये सारे नाम का जो चर्चा है वह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में, और डॉक्टर सन्यात सेन ने 1905 ईस्वी में एक तुंग मेंग होई नामक गुप्त पुलिस संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, कौन से पुलिस का? तो गुप्त पुलिस संगठन तुंग मेंग होई दल का स्थापना किया था। ठीक है, और दोस्तों
इस संगठन का महत्व इतना अधिक था कि उन्होंने दो शताब्दियों से चली आ रही मंचू राजवंश, ठीक है, 2 शताब्दियों से चली आ रही मंचू राजवंश, ठीक है, मंचू राजवंश को चीन की सत्ता से हटा दिया, ठीक है। यानी यह वही मंचू वंश है जिसने करीब 200 सालों तक चीन पे शासन किया। उस चीनी राजवंश को डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी तुंग मेंग होई संस्था के माध्यम से हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यह जो चीनी क्रांति हुई थी यह कुछ उद्देश्यों को लेकर के हुई थी। जैसे चीन में गणतंत्र को स्थापित करना है, क्योंकि पहले से राजतंत्राताओं की सत्ता थी। मंचू राजवंश के नेतृत्व में जो सत्ता चलाई जा रही थी वह राजतंत्रात्मक सत्ता थी, ठीक है। और जिस प्रकार से दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना की हर जगह मांग उठ रही थी, वही मांग अब चीन में भी उठने लगी थी। और यही कारण है दोस्तों कि सन यात सेन ने उस क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और वहां पे गणतंत्र की मांग करते हुए क्रांति छेड़ दी। और चीनी क्रांति में डॉक्टर सन यात सेन के विजय होता है और वे जीतने के साथ ही चीन के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, चीन के राष्ट्र अध्यक्ष चुने जाते हैं और उनके नेतृत्व में चीन का गणतंत्र आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मगर ऐसा कुछ ही दिनों के लिए होता है। जस्ट बाद होता क्या है कि सन यात सेन जो थे वह दक्षिणी चीन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। कहां का नेतृत्व कर रहे थे? दक्षिणी चीन का नेतृत्व कर रहे थे। परंतु जो कैंटन था, कैंटन का नाम आप लोग सुने होंगे, चीन का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है, कैंटन। यह कैंटन जो था उत्तरी चीन में पड़ता था, ठीक है। कहां पड़ता था? उत्तरी चीन में पड़ता था। ध्यान से देखिएगा इसको। अब कैंटन की जो राजनीतिक पार्टी थी वह डॉक्टर सन यात सेन को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखना पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि हमारे जो नेता है युवान सी काई, ठीक है, उनका भी नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नाम थोड़े अटपटे हैं तो लिखने तो बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि मैं लिखूंगा नहीं तो आप लोगों के ध्यान में ही नहीं आएगा। और ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे वही नाम लिए जाएंगे जो क्वेश्चन के व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और ये नाम आप लोगों को भी याद रखने होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तरी चीन का जो प्रतिनिधित्व है कौन कर रहा था? युवान सी काई। और डॉक्टर सन यात सेन दक्षिणी चीन का। और युवान सी काई से संबंधित जो दल थे वह नहीं चाह रहे थे कि सन यात सेन चीन के शासन में स्थापित हो या उसका शासनभार संभाले। वे चाहते थे कि युवान सी काई जो है वही चीन का शासन संभाले, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर सन यात सेन देखते क्या है कि यहाँ पे चीन के विघटन की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि यदि मैं राष्ट्राध्यक्ष के पद पर युवान सी काई को आसीन नहीं करूंगा और अपना पद नहीं त्यागूंगा तब तक मुझे उम्मीद है कि चीन का जो एकीकरण है वह निश्चित नहीं हो सकेगा। यानी चीन विघटन का शिकार हो जाएगा और यहाँ पे जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसमें भी दरार आ जाएगी। तो इन्होंने अपने राष्ट्र हित में अपना पद त्याग दिया और युवान सी काई को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए मात्र कुछ ही दिनों तक 1911 में जैसे ही समाप्ति होती है चीनी राजवंश मंचू राजवंश की, तो यहाँ पे डॉक्टर सन यात सेन राष्ट्राध्यक्ष बनाए जाते हैं। परंतु मतभेद होने की स्थिति में, ठीक है, और चीन के विघटन की समस्या को देखते हुए डॉक्टर सन यात सेन ने अपना पद त्याग दिया और युवान सी काई को चीन का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। कब? तो 1911 ईस्वी में ही यह प्रक्रिया 1911-12 की थी। अब देखते हैं कि युवान सी काई क्या बन जाता है? चीन का राष्ट्राध्यक्ष। परंतु जिस उम्मीद से दोस्तों क्रांतिकारियों ने चीन की क्रांति को अंजाम दिया था और उसे सफल बनाया था, अब वह क्रांति सफल नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इन लोगों का मेन जो व्यू था, मेन जो मोटिव था, वह था चीन में गणतंत्र की स्थापना करना, जो कि डॉक्टर सन यात सेन ही कर सकते थे। मगर यहाँ पे जैसे ही युवान सी काई चीन का राष्ट्राध्यक्ष बना, उसने अपने मंसूबे में परिवर्तन ला दिया और एक राजवंश जो मंचू राजवंश था जिसका पतन हुआ था, अब उसी के अवशेष पे खुद स्वयं एक नए राजवंश का जन्म दे दिया, ठीक है। यानी युवान सी काई जो था वह एक नए राजवंश को जन्म दे दिया,
और वह भी गणतंत्र के पर्दे के पीछे। यानी वह कहता तो था कि चीन में गणतंत्र की स्थापना हो गई है, गणतंत्र जारी है और गणतंत्र जारी रहेगा, मगर उसके पीछे यानी गणतंत्र को पर्दा बना दिया था और उसके पीछे एक राजतंत्रात्मक पार्टी की नींव डाली थी, ठीक है, और राजतंत्रात्मक शासन को ही संचालित करने लगा। यह बात पसंद नहीं आई किसको? तो क्रांतिकारियों को, क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वे किस व्यू से क्रांति को अंजाम दिए थे? तो लोकतंत्र की स्थापना के व्यू से। अब सन्यात सेन को भी यह बात खटकने लगी कि एक तो मैंने राष्ट्राध्यक्ष का पद भी त्यागा, जितनी जनता जो थी या जितने क्रांतिकारी जो थे मेरे साथ में क्रांति को अंजाम दिए, उनके साथ मैंने एक तरह से गद्दारी किया, ठीक है, क्योंकि उनके विश्वास में कायम नहीं रह सका और मैंने राष्ट्राध्यक्ष किसके पक्ष में त्याग दिया? तो इवान सी काई के पक्ष में। अब डॉक्टर सन्यात सेन इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए यह जो तुंग मेंग होई नामक पार्टी चल आ रही थी पहले से, उसमें, ठीक है, उसमें संशोधन करते हुए और पुनः अगस्त 1912 ईस्वी, ठीक है, यदि आप लोग को यहाँ दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगस्त 1912 ईस्वी में एक पार्टी की स्थापना किया, ठीक है। यह तुंग मेंग होई ही जो पार्टी थी उसी के नाम में परिवर्तन कर दिया, उसमें थोड़े से संशोधन करते हुए, जिसे कहा गया कुओमितांग, ठीक है, कुओमितांग पार्टी। कुओमितांग लिखता है या कहीं कहीं कोमितांग भी लिखता है, ठीक है, क्या? कोमितांग, ठीक है, कोमितांग दल की स्थापना किया। अब देखिए दोस्तों, यदि हम लोग चीन के डिक्शनरी के हिसाब से देखें, शब्दकोश के हिसाब से देखें, तो कोमितांग जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रवादी, ठीक है, क्या? राष्ट्रवादी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीन में कुओमितांग या राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना कर दी जाती है अगस्त 1912 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में, ठीक है। अब जैसे ही इस पार्टी की स्थापना होती है, पुनः जो क्रांतिकारी थे जो कि इवान सी काई के विरोधी थे, वे इस दल के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? इस दल के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब इस दल का जो मुख्य नारा था वह बन गया राष्ट्रवाद, ठीक है, यानी राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और समाजवाद। ठीक है, यानी राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और समाजवाद जो तीन शब्द था, यही कोमितांग पार्टी का मुख्य नारा बन गया। और इसी तीनों सिद्धांतों को आधार बनाकर ही डॉक्टर सन्यात सेन चीन का चतुर्दिक विकास करना चाहते थे, यानी चतुर्मुखी विकास करना चाहते थे, ठीक है। अब इस पार्टी की मांग इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लगभग चीन के हर सदस्य इस पार्टी के साथ जुड़ गए और जुड़ करके इवान सी काई का विरोध करने लगे। अब देखिए यहाँ पे तभी क्या होता है कि 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, ठीक है। 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो जाती है और जैसे 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति होती है, उसके तुरंत पश्चात 1919 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रूस में, ठीक है, रूस में जो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, उसकी सफलता को देखते हुए चीन की भी जो जनता थी वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, ठीक है। सबसे पहले उत्तरी चीन की जो जनता थी वह कम्युनिस्ट पार्टी से आकर्षित हुई और उस पार्टी को चीन में भी लाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत ही कम समय में कम्युनिस्ट पार्टी रूस में सफल हो गई थी। तो वो भी चाहते थे कि उसी उद्देश्य के साथ हमारे भी देश में ऐसी कोई पार्टी हो जो कि आंदोलन में उतरे और उसी के ही भांति हम लोग सफल हो गए, ठीक है। और इसी उद्देश्य से किया गया जाता है कि एक चीनी व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जिनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, माओ त्से तुंग, ठीक है, माओ त्से तुंग। इनको कहीं कहीं माओ जेडांग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, माओ जेडांग। इतिहास में ज्यादा दोस्तों आप लोगों को माओ त्से तुंग लिखा हुआ मिलेगा, जबकि पॉलिटिकल साइंस यदि आप लोग पढ़ते हैं या पॉलिटी के
स्टूडेंट है तो आप लोग उसमें देखेंगे कि माओ जेडांग लिखा रहता है, ठीक है। उनके पॉलिटिकल थॉट को जब पढ़ा जाता है तो उसमें माओ जेडांग करके लिखा होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये माओ से तुंग और माओ जेडांग में क्या अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो माओ से तुंग के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों जैसे ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, अब पहले से तो लोगों के मन में था ही कि हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी है। अब जैसे ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई, सारे लोग एकाएक इस पार्टी से जुड़ने लगे। अब देखिए, अब यह जो समस्या थी डॉक्टर सन्यात सेन के सामने आकर के खड़ी हो गई कि आखिर हमारे पार्टी को छोड़ करके और एक विदेशी पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोनों में, यानी डॉक्टर सन्यात सेन की जो पार्टी थी कोमितांग पार्टी, उसके समानांतर चीन में एक और पार्टी की स्थापना हो गई जिसका नाम क्या था दोस्तों? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, एक ही देश में एक ही लक्ष्य के साथ जब समानांतर दो पार्टियां हो गई तो दोनों में संघर्ष का चलना लाजमी हो गया, अनिवार्य हो गया। और दोस्तों ऐसा हुआ भी, दोनों में संघर्ष चलने लगा। अब जो दोस्तों रूस में कम्युनिस्ट पार्टी को नियंत्रित करने वाली एक संस्था थी कोमिंटर्न, ठीक है। क्या था? कोमिंटर्न। तो कोमिंटर्न जो संस्था थी, कोमिंटर्न, ठीक है, यह साम्यवादी गतिविधियों को नियंत्रित करती थी। कहाँ? रूस में, ठीक है। तो कोमिंटर्न जो संस्था थी, उन्होंने डॉक्टर सन्यात सेन के साथ एक संधि किया और उसमें कहा गया, कोमिंटर्न संस्था कही कि सर यदि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे कि आप साम्यवादी दल को चीन से हटाना चाहते हैं तो हमें बताएं। और यदि कोई समस्या नहीं है तो आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी जो संस्था है यह भी तो आपके देश में गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। हो सकता है कि आप अपने मंसूबों में कामयाब सिद्ध न हो, मगर यह उसमें कामयाब सिद्ध होकर दिखाएगा। तो यदि यह भी वही लक्ष्य रखता है, आप भी वही लक्ष्य रखते हैं, यानी दोनों का लक्ष्य सेम हो, तो मार्ग अलग अलग होने से कोई दिक्कत तो होने वाली बात नहीं है। तो इस पे डॉक्टर सन्यात सेन भी चुप रह गए, क्योंकि कोमिंटर्न जो पार्टी थी, जो संस्था थी, उसका बहुत ही अधिक महत्व हुआ करता था। तो यहाँ पे कोमिंटर्न जो संस्था थी उसने डॉक्टर सन्यात सेन के साथ उनके समक्ष एक यही सिद्धांत रखा, एक यही तथ्य रखा कि आप हमारे पार्टी से हैरान मत होइए, ठीक है। हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, वे सभी व्यक्तिगत रूप से आपकी पार्टी का भी, यानी कोमितांग पार्टी का भी व्यक्तिगत सदस्यता ले सकते हैं, ठीक है। यानी आपके भी पार्टी के सदस्य होंगे और हमारे भी पार्टी के सदस्य रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोमिंटर्न पार्टी के द्वारा एक बहुत ही कूटनीतिक खेल खेला गया, किसके साथ में? डॉक्टर सन्यात सेन के साथ में, ठीक है। और जैसे ही मान्यता दे दी गई सन्यात सेन के द्वारा, अब जो अधिकांश लोगों का जो व्यू था, जो मोटिव था, वह किसके साथ होने लगा? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में होने लगा। और यहाँ तक कि दोस्तों जो पीकिंग विश्वविद्यालय हुआ करता था, वह भी अब साम्यवादियों का गढ़ बन गया और वहाँ के जो प्रोफेसर हुआ करते थे वह साम्यवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करने लगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर सन्यात सेन और साम्यवादियों के बीच जैसे ही समझौता होती है, यह स्थिति कुछ, यानी दोनों के बीच की जो संघर्ष की हालात रहती है वह कुछ दिनों तक टल जाती है। मगर दोस्तों होता क्या है कि 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और जैसे ही डॉक्टर सन्यात सेन की आकस्मिक मृत्यु होती है दोस्तों, अब यहाँ से जो संघर्ष की हालात थी अब नियंत्रित नहीं रह पाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, मिटा देता हूँ इसे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे के हालात पे चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग कहानी को ध्यान से समझें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यदि आप लोग बुक पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ के देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा तथ्य आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि विश्व का जो इतिहास आता है डी.एन. वर्मा का, उसमें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे सारे किताबों का आप लोगों को निचोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे किताब को तो एक बार देखने का प्रयास अवश्य करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1925 ईस्वी में जैसे ही मृत्यु हो जाती है डॉक्टर सन्यात सेन की,
अब हालात बिगड़ने लगती है। कौन सी हालात? तो साम्यवादियों और जो डॉक्टर सन्यात सेन की पार्टी थी, कोमितांग पार्टी, उसके बीच के जो संघर्ष के हालात थे अब वह बिगड़ने लगते हैं। ठीक है, सन्यात सेन की मृत्यु कब होती है? 1925 ईस्वी में। ओके, अब आगे की घटनाओं को यदि हम लोग देखें दोस्तों, तो 1925 ईस्वी में जैसे ही सन्यात सेन की मृत्यु होती है, अब सन्यात सेन के उत्तराधिकारी के रूप में च्यांग काई शेक, ठीक है, कौन? च्यांग काई शेक, चीन का, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ क्योंकि नाम पहले ही काई शेक, ठीक है, च्यांग काई शेक। यह देखिए च्यांग काई शेक जो रहता है वही क्या बन जाता है? कोमितांग पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। यानी जो कोमितांग पार्टी सन्यात सेन के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, अब उसे आगे बढ़ाने का जो जिम्मेवारी है किसको मिल जाती है? तो च्यांग काई शेक को मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों च्यांग काई शेक को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तित्व पे ही निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तित्व पे ही निर्भर करता है। तो यदि हम लोग इसके व्यक्तित्व को नहीं देखेंगे तो इसके सिद्धांत हम लोग को समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो च्यांग काई शेक जो होता है दोस्तों, यह दक्षिणी चीन का निवासी रहता है। ठीक है, कहाँ का निवासी रहता है? दक्षिणी चीन का निवासी रहता है। और यह जो च्यांग काई शेक था वह कट्टर राष्ट्रवादी था। ठीक है, यानी कट्टर कोमितांग दल का व्यक्ति था और कठिन दक्षिण पंथी भी था। ठीक है, कट्टर दक्षिण पंथी भी था। यह दोस्तों उत्तर वाले यानी उत्तर के जितने भी चीनी थे उनसे घृणा करता था, क्योंकि वह इसकी पार्टी में शामिल न होकर के और एक विदेशी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों कि यह जैसे ही बनता है कोमितांग दल का अध्यक्ष, ठीक है, तो इससे फिर जैसे सन्यात सेन के राष्ट्र अध्यक्ष बनने पे उत्तरी चीन के निवासी असंतुष्ट हुए थे, ठीक उसी ही प्रकार पुनः उत्तर चीन के जितने भी निवासी थे वह च्यांग काई शेक के अध्यक्ष बनने से निराश हो जाते हैं। परंतु यहाँ पे च्यांग काई शेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह कोमितांग दल को नेतृत्व प्रदान करने लगता है। कुछ ही दिनों बाद दोस्तों 1927 ईस्वी में, ठीक है, देखिए बेहद महत्वपूर्ण है यह। ठीक है, 1927 ईस्वी में दोस्तों होता क्या है कि जो कैंटन की सरकार है, ठीक है, कैंटन की सरकार, कैंटन की सरकार कहे तो चीनी सरकार, यानी जो इवान शिकाई के नेतृत्व में सरकार चली आ रही थी, ठीक है, और उसके उत्तराधिकारी जो उस शासन को संभाल रहे थे, तो वही कैंटन की सरकार च्यांग काई शेक को केंद्रीय नेतृत्व देने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि च्यांग काई शेक से मतलब कहा कि आप आइए और जो पूरा सेंट्रल चीन है यानी जो चीन का केंद्र है उसको नेतृत्व प्रदान करिए और अपने ही नेतृत्व में इस चीनी राज्य को आगे बढ़ाइए। तो यह च्यांग काई शेक के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि था। इसने सहर्ष इसको मान्यता दे दिया और उसने कैंटन की सरकार की जो नेतृत्व है उसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साम्यवादियों को कुछ आशा थी कि कोमिंटर्न और डॉक्टर सन्यात सेन की जो बीच संधि हुई थी उस पे च्यांग काई शेक खरे उतरेंगे और यहाँ से चीन को विकास के मार्ग पे लाएंगे और यहाँ की जो गरीब जनता है, जो भूखे मरने वाले किसान हैं, उनके हित में कुछ कार्य करेंगे। परंतु यहाँ पे इसके विपरीत होता है और च्यांग काई शेक पुनः कैंटन की जो सरकार थी उसी के हिसाब से चलने लगती है और उसी के नियंत्रण में कार्य करने लगती है। अब दोस्तों यह देखिए, यह जैसे ही घटना होती है अब यह साम्यवादियों के सहने के बाहर हो गया, यानी अब इस बात को सहन नहीं कर सकते थे साम्यवादी। अब उनके पास बस एक ही चारा था कि वह सरकार का खुलेआम विरोध करे और उनके खिलाफ मोर्चा आरंभ कर दे, और ऐसा होता भी है दोस्तों। माओ त्से तुंग जो रहते हैं, ठीक है, माओ त्से तुंग, ठीक है, या माओ जेडांग, इन्होंने क्या किया कि जितने भी साम्यवादी थे अब उनको एकत्रित करके और सरकार का खुलेआम विरोध कराना शुरू कर दिया। तो अब बताइए भला माओ त्से तुंग अपना विद्रोह शुरू कर दे और च्यांग काई शेक भला इसे कैसे सुन सके। च्यांग काई शेक भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल देता है और वह भी भीषण मोर्चा। अभी माओ त्से तुंग अपने आप को संभाल भी नहीं पाए होते हैं कि च्यांग काई शेक की जो सेना है वह माओ त्से तुंग की सेना पे आक्रमण कर देती है। और यह 1928 ईस्वी की घटना है दोस्तों। ठीक
ठीक है, कब की? 1928 ईस्वी की। अब जैसे ही माओ त्से तुंग के ऊपर आक्रमण किया जाता है, माओ त्से तुंग यानी साम्यवादियों के ऊपर आक्रमण किया जाता है, ठीक वैसे ही चीन में गृह युद्ध शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या शुरू हो जाती है? गृह युद्ध। यह गृह युद्ध दोस्तों बहुत ही भीषण था और यह गृह युद्ध 1936 ईस्वी तक चला। ठीक है, कब तक चला? 1936 ईस्वी तक चला। अब देखिए दोस्तों, माओ त्से तुंग अभी अपने आप को संभाल में नहीं पाया था कि चियांग काई शेक ने उस पर आक्रमण कर दिया, और वह भी आक्रमण कैसा था? भीषण आक्रमण था। तो माओ त्से तुंग अपने आप को यहाँ पे नहीं संभाल पाया, बिल्कुल अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया, और उसे यहाँ तक कि चीन छोड़ करके भागना पड़ा। और इसने अपने एक साथी, ठीक है, इसने अपने एक विश्वासी साथी जिसका नाम था चाओ एनलाई, ठीक है, क्या नाम था? चाओ एनलाई। चाओ एनलाई के साथ यह भाग करके क्यांगसी प्रदेश चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया दोस्तों? तो क्यांगसी प्रदेश चला गया। यह इसके जीवन की बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। ठीक है, बहुत ही दुख सहन करने पड़ते हैं इसको। मैं आप लोगों को उतने सारे बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन क्यांगसी प्रदेश जाते समय इसके जो हालात रहते हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि आप लोग चीनी राष्ट्रवादी होते तो रो पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, चाओ एनलाई के साथ भाग करके क्यांगसी प्रदेश चला जाता है, और यहाँ से जैसे ही क्यांगसी प्रदेश चला जाता है, अब चियांग काई शेक का जो मोर्चा है वह काफ़ी गंभीर हो जाता है और उसने साम्यवादियों का चीन में नरसंहार करना शुरू कर दिया। और उस बीच दोस्तों लगभग 3 से 4 लाख साम्यवादियों का नरसंहार करवा दिया गया। ठीक है, 3 से 4 लाख साम्यवादियों का नरसंहार करवा दिया गया। ठीक है, अब यह घटना माओ त्से तुंग को चुप नहीं बैठा सकती थी। अब माओ त्से तुंग भी सोचने लगा कि जल्द से जल्द हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि चियांग काई शेक के गतिविधियों को रोका जा सके और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अतः चियांग काई शेक ने किया क्या, माओ त्से तुंग ने किया क्या कि जितने भी साम्यवादी व्यक्ति थे उनका एक गुट बनाया। ठीक है, और जितने भी ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने चियांग काई शेक को समर्थन नहीं दे रहे थे या उनकी पार्टी को छोड़ दिए थे, ठीक है, उनको सम्मिलित करके और एक नई पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, नई पार्टी की स्थापना किया जिसका नाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, यह जो प्रारंभ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था उसका सिर्फ नाम साम्यवादी पार्टी था। ठीक है, मगर यहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नींव जो है 1932 ईस्वी में डाला जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है और माओ त्से तुंग अब चियांग काई शेक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तभी एक आकस्मिक घटना घटित होती है चीन में। उसी समय दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1931 ईस्वी में, ठीक है, डेट लिखना आप लोग को यह याद रखना बेहद जरूरी है, 1931 ईस्वी में जापान चीन पे आक्रमण कर देता है और आक्रमण के समय उसने चीन के एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर देता है। मगर इसके बावजूद भी दोस्तों जो चियांग काई शेक जो चीन का नेतृत्व कर रहा था उसने इस घटना की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका मेन मोटिव भी बन गया था पहले चीन से संपूर्ण साम्यवादियों का सफाई किया जा सके। ठीक है, पहले चीन से संपूर्ण साम्यवादियों का सफाई किया जा सके और फिर उसके बाद देश के अन्य समस्याओं पे ध्यान एकत्रित किया जाए। ठीक है, तो उसने साम्यवादियों को भी अभी भी निशाना बनाया हुआ था। मगर यहाँ पे जो साम्यवादी व्यक्ति थे जो कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में काम कर रहे थे, उनका मानना था कि अभी हमें आपसी मतभेद को भुला देना चाहिए और आपसी मतभेद को भुला करके और जापान के आक्रमण का प्रत्यक्ष सामना करना चाहिए, यही हमारे देश के हित में है। ठीक है, परंतु इनके जो मांग थे या इनके जो प्रस्ताव थे उसको कौन मंजूर नहीं करता है, तो चियांग काई शेक। अब क्या होता है कि माओ त्से तुंग कभी भी यह सहन नहीं कर सकता था कि हमारा देश विदेशियों का गुलाम होता जाए और हमारे देश की ही सरकार चुप बैठी रही। अतः माओ त्से तुंग ने चियांग काई शेक को किसी भी तरह करके और अपहरित करवा लिया, यानी चियांग काई शेक के यहाँ पे अपहरण कर लिया जाता है और उनको गिरफ्तार करके उनसे जबरदस्ती मनवाया जाता है कि आप जापान के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोलने के लिए सहमति दें।
अब यहाँ पे चियांग kai शेक आखिर कर भी क्या सकता है, उसने यह सहमति दे दिया कि साम्यवादी और राष्ट्रवादी दोनों गुट मिलकर के और जापान की मोर्चा का संयुक्त सामना करेंगे, ठीक है। और ऐसा होता भी है, और यहाँ पे जापान का आक्रमण, ठीक है। तो जैसे ही संयुक्त मोर्चा खोली जाती है जापान के खिलाफ, तो अब जापान भी अपना पैर जो है वह पीछे खींचने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें साम्यवादियों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया जा रहा था और उनका मतलब ईंट से पत्थर का जवाब दिया जाने लगा, ठीक है। इस घटना के पश्चात जो साम्यवादियों का कद है वह पहले की अपेक्षा और वृद्धि हो गई और लोगों को यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे देश के हित में जान दे देने वाली पार्टी है। और इसके खिलाफ लोग, चियांग kai शेक के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे और चियांग kai शेक था इसकी सत्ता का लोग विरोध करने लगे। यह बात किसको पसंद नहीं आई, तो चियांग kai शेक को। तभी दोस्तों एक और पैरेलल घटना घटित होती है। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध। अब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग देखते हैं कि दो गुट रहता है, ठीक है। पहला रहता है मित्र राष्ट्र और दूसरा रहता है धुरी राष्ट्र, ठीक है। कौन कौन, एक मित्र राष्ट्र रहता है और दूसरा धुरी राष्ट्र रहता है। मित्र राष्ट्र में दोस्तों अधिकांश यूरोपीय कंट्री थे और एक अमेरिका था। जैसे अमेरिका था, फ्रांस थे, इंग्लैंड थे, ठीक है। इसके अलावा ये इटली था, ठीक है। मगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धुरी राष्ट्र में मुख्य 3 ही कंट्री हुआ करते थे। जैसे एक मुस्लिम कंट्री हुआ करता था, ठीक है, तुर्की, उसके बाद जापान था और जर्मनी था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मित्र राष्ट्र की जो संख्या थी वह भी ज़्यादा थी और धुरी राष्ट्र से वे काफ़ी संपन्न भी थे। तो धुरी राष्ट्र में आता था जापान और मित्र राष्ट्र में आता था अमेरिका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, अमेरिका की एक कूटनीतिक चाल यह होती है कि पहले से ही जापान के विरोध में कौन है, चीन है, क्योंकि चीन पे उसने आक्रमण किया था। तो यदि हमें जापान को मात देना है तो उसके पड़ोसी मुल्क चीन को हमें अपने अंदर लाना होगा, यानी अपने सिद्धांत के अंदर लाना होगा और उसको उसके खिलाफ भड़काना पड़ेगा। तो ऐसा ही नीति अपनाई जाती है अमेरिका के द्वारा और अमेरिका ने चीन को हथियारों की मदद करता है और यह कहता है कि आप अपने अपमान का बदला लीजिए और जापान के खिलाफ मोर्चा आरंभ कर दीजिए। तो यहाँ पे चियांग kai शेक ने इस पे सहमति दे दिया और अमेरिका ने चियांग kai शेक को इस बात के लिए भी मजबूर किया कि आप लोगों को, ठीक है, यानी आपको इस आंदोलन में साम्यवादियों को भी अपने साथ रखना है। तो यह चियांग kai शेक की मजबूरी होती है और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है जिसमें साम्यवादी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये जनता के प्रत्यक्ष सामने आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि चियांग kai शेक का जो अगला कदम होता है वह साम्यवादियों का कुचलना होता है, क्योंकि साम्यवादियों के बढ़ते हुए कद को यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अपनी सत्ता के खिलाफ बाधा समझता था, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों कि चियांग kai शेक ने 1945 ईस्वी में साम्यवादियों का पुनः नरसंहार करना शुरू कर दिया और जैसे ही पुनः नरसंहार करना शुरू किया, बस यहीं से चीन के द्वितीय गृह युद्ध के प्रथम चैप्टर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से चीन में पुनः गृह युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1947 ईस्वी में चीनी गृह युद्ध का दूसरा अध्याय शुरू होता है, ठीक है। कौन सा? दूसरा अध्याय शुरू होता है। और 1944 में दोस्तों यहाँ पे चियांग kai शेक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चूक यह होती है कि चीन में बुद्धिजीवियों के द्वारा, यानी जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं उनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन बुद्धिजीवियों के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी उसके 144 सदस्यों को यह नरसंहार करवा देता है। कौन? चियांग kai शेक। अब इससे चीनी जनता में और ही अधिक उरोस आ गई थी और यहाँ तक कि उसके सेनापति भी, यानी चियांग kai शेक का जो सेनापति था उसने भी अब चियांग kai शेक के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब अपने ही धोखा देने लगते हैं तो वह चाहे गृह युद्ध हो या अपने परिवार का युद्ध हो, उसमें पराजय निश्चित हो जाती है। अब यहाँ पे चियांग kai शेक का साथ छोड़ छोड़ करके जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और जिनके नज़र में चीन पहले और अपना शासक बाद में हुआ करता था, वे चीन के हित में साम्यवादियों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद देखते देखते सारे जो इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वह साम्यवादियों के साथ जाकर के मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साम्यवादियों का महत्व और बढ़ता जाता है और इतना मजबूर हो जाना पड़ा चियांग kai शेक को कि इसने
खुद ही इस्तीफा दे करके और फार्मोसा द्वीप भाग गया। ठीक है, क्या होता है, खुद ही इस्तीफा दे करके और फार्मोसा द्वीप भाग गया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं जब चियांग काई शेक राष्ट्राध्यक्ष हुआ करता था चीन का, तब ली सुंगजेन जो था वह उपराष्ट्रपति हुआ करता था। परंतु जैसे ही 1949 ईस्वी में गृह युद्ध की अंतिम अध्याय शुरू होती है जनवरी में, ठीक है, जनवरी 1949 ईस्वी में चियांग काई शेक इस्तीफा देकर के और फार्मोसा द्वीप भाग जाता है, और जो उपराष्ट्रपति पद पे रहता है ली सुंगजेन, वही अब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये राष्ट्राध्यक्ष बनता है, अब भी यह किसका निशाना था, साम्यवादियों का निशाना था। तो साम्यवादी अब यहाँ पे अपने आप को चुप नहीं रख सकते थे, क्योंकि अब वहाँ देख रहे थे कि हमारी जो जीत है वह बस कुछ कदमों ही दूर है। तो यहाँ पे साम्यवादियों द्वारा लगातार ली सुंगजेन के साथ संघर्ष किया जाता है, और ली सुंगजेन इतना लाचार हो चुका था कि अब धीरे धीरे उसने आपको सरेंडर करना शुरू किया, और अंततोगत्वा दोस्तों नवंबर आते आते पूर्ण रूप से पूरे चीन पे साम्यवादियों का ही अधिकार हो गया। और 21 नवंबर 1949 ईस्वी को चीन में चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई, और जैसे ही 21 नवंबर 1949 ईस्वी को चीनी गणतंत्र की स्थापना होती है दोस्तों, अब वहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष की पद है वह माओ त्से तुंग को दे दिया जाता है, और जो उनके सबसे विश्वास पात्र या विश्वासी साथी थे चाओ एनलाई, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो साम्यवादी क्रांति रहती है वह चीन में सफल होती है। तो दोस्तों हम लोग चीन के विषय में साम्यवाद के उदय एवं उसके विषय के विषय में, उसके विकास के विषय में देखने का प्रयास किया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही पसंद आए होंगे और आप लोगों को समझ भी आया होगा, क्योंकि यह आप लोगों को बहुत कम समझ आने वाले चैप्टरों में से एक है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों से यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग यदि ऐसे ही वीडियोज़ को देखने चाहते हैं जो कि आप लोग के यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं मिलते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।